सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा इसका 5 अप्रैल को। हर साल हम 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 5 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 में भारतीय नौवहन यानी कि इंडियन शिपिंग की शुरुआत हुई थी, जब द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज जिसका नाम था SS लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। इसीलिए इस दिन को हमने चुना है राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में 5 अप्रैल को। बात करें इस बार की थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। पहली बार इस दिन को हमने 1964 में मनाया था। अब ये तो हो गया नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। एक विश्व समुद्री दिवस भी होता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, और वो कोई फिक्स नहीं होता। देखो, वो सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार मैं आपको बता दूं 2024 में वो दिन हम 26 सितंबर को मनाएंगे। और एक और दिवस आपको याद होगा, विश्व समुद्री घास दिवस। ये हमने 1 मार्च को मनाया। और समुद्र से याद आएगा, एक तो समुद्री शक्ति अभ्यास का आयोजन हम करते हैं, एक्सरसाइज होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और अभी 2024 में आपने पढ़ा होगा समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज हुआ था, ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, अभी विशाखापत्तनम में। वैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, स्टैटिक में, तो आंसर होगा लंदन है इसका हेडक्वार्टर। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, देखो तो अप्रैल में अभी तक कौन कौन से डे हम मना चुके हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को माइंस अवेयरनेस डे, खदान जागरूकता दिवस, और अभी 5 अप्रैल को एक अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी हमने मनाया था। और ये नेशनल मैरीटाइम डे तो मना ही रहे हैं। तो ये अभी तक अप्रैल के 3-4 दिवस हम मना चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा अर्जुन एरिगेसी। तो पूरे विश्व में शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, संस्था है ये फिडे, जिसने अभी फिडे रैंकिंग जारी किया है। और इसमें बताया कि अर्जुन एरिगेसी ये भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। और अगर वर्ल्ड रैंकिंग में बात करेंगे तो वो 9वें स्थान पे आ गए हैं। उन्होंने भारत में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। भारत में अब दूसरे रैंकिंग पे विश्वनाथन आनंद आ गए हैं, पहले स्थान पे ये आ गए अर्जुन एरिगेसी। और ये वर्ल्ड में मैंने आपको बताया 9वें स्थान पे आ गए हैं। वैसे वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन है? तो वर्ल्ड में पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन है, और वो नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। अच्छा, वैसे आप जानते हो हमारे पहले जो ग्रैंड मास्टर हैं वो यही है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और आपको याद होगा इन्होंने पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, कब? 1991-92 में। वैसे अब तो इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। और इसमें पुरस्कार की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी आपको पता है 2023 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो एक बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी को मिला है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, नाम बताओ उन प्लेयर का। वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आंसर होगा डी गुकेश हैं। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछेंगे तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी है। और अभी आपको याद होगा 2023 में जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था वो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। अच्छा, ये अजरबैजान बाकू एक और कारण से न्यूज में है। अभी जो 2024 में कोप 29 का आयोजन होगा वो यहीं पे होगा। और इस चेस वर्ल्ड कप में पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे थे और दूसरे स्थान पे आर प्रज्ञानानंद रहे थे। उसके अलावा फिडे वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ था इटली में, उसको जीता था रौनक साधवानी ने, जो कि नागपुर के हैं। वर्ल्ड चेस डे हम 20 जुलाई को मनाते हैं। और भारत में पहली बार चेस अकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो ये भुवनेश्वर में। बाकी ये तो पुरानी न्यूज हो गई, 2022 में जो फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था, ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि पहली बार भारत में इसका आयोजन हुआ था। 44 नंबर का संस्करण था, चेन्नई में हुआ था, शुभंकर थम्बी था। लेकिन चलो ये तो पुराना हो गया, लेकिन ये आप जरूर याद रख सकते हैं कि 2024 में ये कहाँ पे होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। हमने कहा चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे है, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? आरकेडी है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चेस है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी,
और इसने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में पाई गई है। डोपिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई एथलीट है, अगर कोई खिलाड़ी है, वो खेलों में अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए शक्तिवर्धक दवाइयां, जिन्हें आप स्टेरॉइड्स भी कहते हो, जो कि खेलों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, बैन होती है, फिर भी अगर कोई खिलाड़ी उनका उपयोग कर लेता है तो उसे डोपिंग कहा जाता है। और इसी तरह की कई बार हम न्यूज वगैरह भी पढ़ते हैं कि डोपिंग के कारण इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, किसी पे 5 साल का, किसी 2 साल का, पढ़ते रहते हैं ना, तो ये वही डोपिंग है। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया कि 2022 में भारतीय एथलीटों के 3,865 सैंपल्स की टेस्टिंग की, जिनमें से 125 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए गए मतलब उनमें डोपिंग पाया गया, मतलब उन्होंने ये दवाइयों का इस्तेमाल किया है, प्रतिबंधित दवाइयों का। और पूरे विश्व में जितने भी इन्होंने देशों के सैंपल लिए थे उसमें सबसे ज्यादा सैंपल ये भारत से पॉजिटिव आए हैं। 100 से ज्यादा, 125 हमने बोला ना, तो 100 से ज्यादा पॉजिटिव सैंपल ये भारत में ही आए हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश ये भारत है। भारत में 125 पॉजिटिव सैंपल मिले। दूसरे स्थान पर रशिया को रखा गया, यहाँ पे 85 पॉजिटिव सैंपल मिले। और तीसरे स्थान पे अमेरिका को रखा, यहाँ पे 84 पॉजिटिव सैंपल मिले। देखो, वाडा की बात करें, हमने कहा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में और हेड कौन है? विटोल्ड बेकॉक। अच्छा, वैसे ये रैंकिंग वाला प्रश्न है। मैं एक काम करता हूँ, 2024 में अभी तक जितने भी रैंकिंग से संबंधित प्रश्न हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कर। हमने पढ़ा था सबसे पहले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। इसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क रहा था। इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 भी आया था इसी साल। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, तो 2 है, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में बात करोगे तो महाराष्ट्र का शाश्वत है। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड ये मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड रहा। राज्यों में बात करेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पे रहा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर ये वाराणसी और प्रयागराज है। और सफाई मित्र शहर चुना गया चंडीगढ़ को। हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया था कि भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड हैं, तो 718 हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में बताए गए थे 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में बताए गए 9। एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स भी आया था। इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे लंदन था और भारत से बंगलुरु इसमें 6ठे स्थान पे था। एक लोकतंत्र सूचकांक 2023 आया था। इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें भारत 41 नंबर पे था, तो टॉप पे नॉर्वे था। एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक आया था। इसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। इसको जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, इसमें भारत 108वें नंबर पे रहा, टॉप पे डेनमार्क था। और मानव विकास सूचकांक 2022, इसमें भारत 134 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और इन दोनों इंडेक्स को, सूचकांकों को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अभी IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी किया था। इसमें देशों में पहले स्थान पे बांग्लादेश को रखा था और सबसे प्रदूषित राजधानी कैपिटल बताया था दिल्ली को और सबसे प्रदूषित महानगर बताया था बिहार का बेगूसराय। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 126वें स्थान पे था, तो टॉप पे फिनलैंड रहा। इसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। और अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, उसमें भारत 4थे स्थान पे ही, अमेरिका दूसरे पे, रशिया तीसरे पे, चाइना और चौथे पे भारत था। इसके अनुसार भारत की जो आर्मी है वो दुनिया में चौथी सबसे शक्तिशाली आर्मी है। और फोर्ब्स ने अभी गोल्ड रिजर्व की रैंकिंग जारी की थी, उसमें भारत 9वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। तो ये 2024 के ही रैंकिंग मैंने आपको रिवाइज कराए हैं यहाँ पे, तो इतने आपको याद होने चाहिए। देखो अभी 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इतने इंडेक्सेस हम पढ़ चुके हैं। आगे और पढ़ते रहेंगे, जो भी इंडेक्सेस आएंगे मैं इसमें जोड़ता जाऊंगा और हर बार आपको स्टार्टिंग से ही रिवाइज कराऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे इतना बेहतर मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ कि आधी से ज्यादा चीजें आपको यहीं पे इसी क्लास में याद हो जाती है। बाकी का जो पोर्शन रह जाता है उसके लिए मैं रिविजन क्लास चला रहा हूँ आपकी। अभी जनवरी से ही स्टार्ट किए। जनवरी तो पूरा महीना अब खत्म भी हो चुका है उसका, फरवरी अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया है, 1 लाइनर हम पढ़ते हैं, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो फटाफट से आप बहुत सारे क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर पाओगे, मजा आएगा उसको करने में। अगर पहले डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हो क्वेश्चन तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मान लो किसी स्टूडेंट ने लेट पढ़ना स्टार्ट किया करंट अफेयर्स को और अगर वो चाहता है कि पिछले के जो महीने हैं वो क्विक खत्म कर ले जल्दी से, तो वो क्लास आप देख सकते हो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ।
एक तरह से रिवीजन हम करते हो ना, जैसे आप घर पे रिवीजन करते हो उसी तरह की वो क्लास है आपकी। 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, उसको ज़रूर अटेंड करना अगर आप नहीं करते हो तो, या घर पे अलग से करंट अफेयर्स को आप टाइम नहीं देते हो रिवीजन करने के लिए, तब तो आपको ज़रूर से करना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को भूलो ना एग्जाम में। और हाँ, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, मुझे भी अच्छा लगता है। आपके वीडियो बनाने में मैं बहुत दिल से मेहनत करता हूँ, आपको दिखता भी होगा, महसूस भी होता होगा, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 1 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया? तो आंसर होगा आकाश तीर। 1 अप्रैल 2024 को सेना ने एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर में शामिल किया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि भैया इसे बनाया किसने, इसका निर्माण किसने किया? तो भेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, आपको क्या याद है कि भारतीय सेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया था, या किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं हम 2024 को भारतीय सेना के अनुसार? तो आंसर होगा तकनीकी समावेशन का वर्ष, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? आयरन डोम पद्धति जिसे कहते हैं। और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थार्ड। रशिया का है S-400 जिसे हम ट्रायम्फ कहते हैं। और भारत के 2 हैं, एक है समर और एक है वसारोद। वैसे भारतीय सेना दिवस हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और नौसेना दिवस, नेवल डे, हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे हमारे नौसेना चीफ कौन है? R हरि कुमार है। और एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। अब आप लोग मुझे बताओ कि हमारे आर्मी चीफ कौन है? हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ओस्मान सोनको। आप कहोगे सेनेगल का प्रश्न तो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, तो पढ़ा जरूर था, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि सेनेगल के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो वैसे अभी इस राष्ट्रपति कौन बने थे यही बता दो। और उसको याद करने की हमने ट्रिक भी देखी थी कि सनी ने कल की बासिर रोटी खा ली और उसे डकार आने लगी। सेनेगल, बासिरो डियोमाए फे उनका नाम है, जो भी यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। डकार तो यहाँ की कैपिटल होती है। और अभी इन्होंने ही राष्ट्रपति जो ये बने हैं बसीरो, इन्होंने ही अभी सेनेगल के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। नाम है ओस्मान सोनको। उन्होंने सिद्ध की काबा का स्थान लिया। देखो सेनेगल, पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा सेनेगल देश, कैपिटल इसकी डकार होती है और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब जैसा कि आपको हमेशा पता है, जब भी इंटरनेशनल कोई क्वेश्चन आता है न्यूज़ वाला अपॉइंटमेंट का, जिसमें किसी देश के कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उस साल के इस तरह के सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो तैयार हो जाओ। 2024 में जितने भी देशों में अभी नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने वो सारे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा आपका। तो एक तो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था, इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, मैंने उल्टा बोल दिया। और अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। और अभी आगे हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ही अभी प्रेसिडेंट बने थे कौन? अगर आपको पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा आगे। और सेनेगल के प्रेसिडेंट हो ही गए बासिरो। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो बने। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के प्रेसिडेंट तामस सुलियोक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल। चाड के प्रधानमंत्री बने सक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो देखो अभी 2024 में 3 ही महीने निकले और इतने सारे देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं। तो हर बार ये शीट में आपको रिवाइज कराता हूँ, आप चिंता मत करो। तो जब जब जिस भी देश में कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट चेंज होगा तब तब ये शीट में आपको रिवाइज कराऊंगा। बस आप रेगुलर रहिए, अपनी कॉन्टिन्यूटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं
कि अप्रैल 2024 में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा राकेश मोहन को। तो अभी विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रहे राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? राकेश मोहन इनका नाम है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, देखो इसकी स्थापना होती है 1944 में, और इसकी जो स्थापना है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना है वो 1944 में एक ही जगह पे होती है, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और ये भी याद रखना कि वर्ल्ड बैंक को स्टार्टिंग में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, IBRD के नाम से। इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन DC में मिलेगा। इसमें सदस्य देश हैं 189 और अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय बंगा, और इसकी CFO कौन है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वो भी भारतीय मूल की हैं, अंशुला कांत उनका नाम है। और मैंने आपको बताया भी था कि वर्ल्ड बैंक कई तरह की रिपोर्ट्स, रैंकिंग वगैरह जारी करता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ ली जा चुकी है कि बताओ ये कौन जारी करता है रैंकिंग। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक जो जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, और ये पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था लेकिन बंद कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि इसकी जगह पे हम बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करेंगे। इसके अलावा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी करता है, एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी ये जारी करता है। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक हुई थी मोरक्को के मर्राकेश में, तो ये ध्यान में रखना। बाकी अगर ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ये सारे अभी रिसेंटली बिल्कुल अपॉइंटमेंट हुए थे, वही है। संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बने, जॉय श्री दास वर्मा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी, और शेफाली शरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी थी। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी ये कहाँ पे लॉन्च की गई? तो आंसर होगा IIT बॉम्बे में। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अभी 4 अप्रैल 2024 को ही हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने IIT बॉम्बे में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी को लॉन्च किया है। ये कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी है, और इस थेरेपी का नाम क्या रखा है? नेक्स CAR-19। ये नाम भी याद रखना। CAR की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखो, क्या होती है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और T सेल मतलब जो T लिम्फोसाइट सेल होते हैं, ये हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, आप कह सकते हो। मतलब ये रोग से लड़ने का काम करती है। पर ये जो कैंसर सेल होते हैं उनसे लड़ नहीं पाती, ये हार जाती है। तो फिर क्या करते हैं हम? CAR T सेल थेरेपी करते हैं। इसमें क्या होता है? इन T सेल की संख्या बढ़ाई जाती है, इससे उनकी ताकत बढ़ जाती है, जिससे ये कैंसर सेल को मार देते हैं। तो ये ऐसे ही काम करती है। शायद इसके बारे में आपको पहले भी एक बार डिटेल में समझा चुका हूं। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे क्रेक एग्जाम पे तो आपको याद होगा। अब ये भारत की पहली घरेलू यानी कि स्वदेशी जीन थेरेपी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है या इसकी खास बात क्या है? तो ये थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR T सेल थेरेपी है। मतलब दुनिया में आप दूसरी जगह जाकर के ये थेरेपी कराओगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, करोड़ों में आती है, और उसकी तुलना में ये 90% तक सस्ती है। मतलब अगर बाहर विदेशों में 100 रुपये की हो रही है तो भारत में 10 रुपये में काम हो जाएगा। और इसे किसने मिलकर के तैयार किया या किसने किसने बनाया? तो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने इसे मिलकर के तैयार किया है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, और ये है क्या वो भी मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा क्या नाम दिया गया, सब बता दिया किसने बनाया और किसने लॉन्च किया और कहाँ पे लॉन्च किया। अच्छा, कैंसर से आपको याद आएगा एक वर्ल्ड कैंसर डे होता है, वो हम 4 फरवरी को मनाते हैं। आपको पता है भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या है? सर्वावैक है, और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने तैयार किया था। अच्छा, ये सर्वाइकल कैंसर ये किससे होता है? ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। और आपको याद होगा अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट जारी किया था उसमें बोला था कि 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों के लिए जो सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है वो मुफ्त में लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसका नाम है सवेरा कार्यक्रम। और एक डॉक्टर R रवि कन्नन का नाम भी याद रखना, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कैंसर की स्टडी करते हैं। भाई कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो अभी ये डॉक्टर R रवि कन्नन के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, ये असम के हैं।
अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था, इसीलिए इनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम्स का परीक्षण कहां से किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी 3 अप्रैल 2024 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने डीआरडीओ के साथ मिलकर किया। ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। कितनी रेंज? 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक की। और ये मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में सक्षम है। अच्छा, आपको याद होगा इसी साल हमने पढ़ा था कि देश की पहली अभी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का भी अभी परीक्षण किया गया था और उसकी रेंज कितनी थी? 5000 किलोमीटर से ज़्यादा थी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अग्नि प्राइम है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 1 अप्रैल 2024 में किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा SJVN लिमिटेड। तो SJVN लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। CIDC मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो वैसे SJVN लिमिटेड ने लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार जीता है। अच्छा, SJVN मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और समझो, CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। मतलब क्या हो गया? मतलब जो कंपनियां होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत समाज को या पर्यावरण को बेहतर करने के लिए भी खर्च करती है। उसे कहा जाता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर बात करें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, जिसको ये अभी पुरस्कार मिला, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ये हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी पावर्ड स्टेशन को संचालित करती है। और ये परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। इसके CMD है गीता कपूर। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये देश की पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा मतलब प्रदूषण रहित जो ऊर्जा होती है, जो एंडलेस एनर्जी। एंडलेस एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब कभी खत्म नहीं होगी। जैसे कि इसके उदाहरण हो गया सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। सोलर एनर्जी में कहाँ से ऊर्जा मिलती है? सूर्य से। सूर्य कभी खत्म नहीं होगा, तो इसीलिए बोला एंडलेस एनर्जी है। और प्रदूषण होता नहीं है इससे कुछ, तो हमने कहा ये पॉल्यूशन फ्री होती है। ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी इसको बोलते हैं। और एक और प्रश्न याद रखना कि अडानी ग्रुप ये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करने जा रहा है। कहाँ पे? खावड़ा एक जगह है, वहाँ पे गुजरात में है ये। और इसकी कैपेसिटी होगी 30 गीगावाट। गीगा मतलब होता है 10 की पावर 9 और मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6। और अभी हमने पढ़ा था कि अडानी ने उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट का भी अधिग्रहण कर लिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया? तो सारा। फिर पूछा था अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया 5 अप्रैल को। फिर पूछा अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे? तो 9वें स्थान पे। फिर पूछा निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। फिर पूछा भांग के उपयोग को वैध लीगल बनाने वाला यूरोप का तीसरा देश बन गया जर्मनी। फिर पूछा भी 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? साउथ कोरिया ने। फिर पूछा एक वाहन एक फास्टैग नियम ये कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 से। फिर पूछा फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे? 121वें स्थान पे। फिर पूछा था ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित
होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बन गई कौन सी? तो आंसर होगा बाल्को। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न में हम देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा था? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।